हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा जो टेस्ट सेशन चल रहा है उसमें जो है नेक्स्ट टेस्ट जो है हमारे चैप्टर नंबर 3 का, जो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर है। कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली होता है कि ये डेफिनेशन है कंट्रोल स्ट्रक्चर की, जिसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की। जैसे कि ये नीचे आपके पास एक प्रोग्राम लिखा है, इसने एग्जीक्यूट किस तरह से होना है इसको कंट्रोल कर रहा होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। हमारे पास जो है वो 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहला जो है वो हमारे पास सीक्वेंस है, फिर सिलेक्शन है और उसके बाद लूप है। अब सीक्वेंस कौन सा होता है? जिसमें सीक्वेंस के साथ जो है वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, उन्हें जो है वो सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो हमारे पास कंडीशनल होता है, यानी कि जो किसी सिलेक्शन पे बेस कर रहा होता है, यानी कि सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, वो किसी कंडीशन वगैरह पे बेस कर रहा होता है, उसे कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और लूप जो होता है, लूप जो है वो तमाम स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो है वो यूज़ होता है। इनके एक से ज़्यादा टाइम जब आपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है। इसमें जब आपके पास डेफिनेशन आए तो आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और साथ में जो है वो 3 आपने ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के जो है वो नाम लिखने हैं। इसके बाद आ जाइए, ये सारा आपका एक्सक्लूडेड पार्ट है, कंडीशनल अनकंडीशनल वगैरह। सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो आपका इंक्लूडेड पार्ट है। सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर में आपने बताया कि जिसमें सीक्वेंस के साथ जो है स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट होने का मतलब कि जैसे कोई लाइन नंबर लिखा है, उसके बाद दूसरा लाइन नंबर, फिर जो तीसरा लाइन नंबर है वो, जैसे हमारे पास यहाँ पे 10 20 30 है, तो सबसे पहले 10 एग्जीक्यूट होगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60 और फिर 70। ये एग्जांपल जो है वो आपने सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर में लिखनी है। इसके बाद सारा आपका एक्सक्लूडेड पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ आप, ये सारा ही आपके पास जो है वो तकरीबन एक्सक्लूडेड पार्ट चल रहा है। इसके बाद है आपके पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो किसी ऑल्टरनेट प्रोग्राम या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाता है, यानी कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन सेलेक्ट करके या स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पे किसी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा रहा होता है। इसमें दो हमारे पास स्टेटमेंट्स है, एक इफ़ देन है और दूसरी इफ़ देन एल्स है। इफ़ देन में क्या होता है? इफ़ देन में इफ़ का मतलब होता है अगर। अगर तो स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है तो जो भी स्टेटमेंट्स है देन स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो भी स्टेटमेंट्स है फिर वो एग्जीक्यूट होंगे। और इफ़ देन इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पर डिपेंड कर रही होती है चेंज द ऑर्डर ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द एग्जीक्यूशन, यानी कि जिस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ने चेंज होना है उस पर जो है वो बेस कर रही होती है। ये मतलब कोई एक पाथ जो है उसको सिलेक्ट करती है, यानी कि कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद ही स्टेटमेंट्स को जो है वो एग्जीक्यूट करना होगा। इसमें सबसे पहले आपने जो है वो डेफिनेशन लिखनी होती है, फिर फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट समझ लें कि फ्लो चार्ट के एक्सप्रेशन जो है ये बेसिकली, एक्सप्रेशन जो है ये बेसिकली जो है वो कंडीशन है। कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। अगर तो ट्रू कंडीशन है तो ट्रू वाली स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका सिंटैक्स है कि सिंटैक्स क्या है। इफ़ एक्सप्रेशन, अगर तो एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है तो जो भी उसके आगे स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यहाँ पर दूसरा इसके बाद इसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि अगर तो एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है तो जो भी लाइन नंबर पे आप मतलब जाना चाह रहे हैं, जो भी लाइन नंबर एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, आप उस लाइन नंबर को भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास। इसकी एग्जांपल में जो है वो हमारे पास ये है कि आपने इनपुट लिया कोई भी किलोमीटर, यानी कि इनपुट लिया और उनकी वैल्यू जो है वो के में स्टोर हो गई है। और अगर तो इफ़ के लेस देन इज इक्वल टू 5, अगर तो किलोमीटर जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 5 है, देन प्रिंट रीस 6, यानी कि 6 रुपये जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। और अगर तो ऐसा नहीं होता तो देन क्या होगा? लाइन नंबर 30 एग्जीक्यूट होगी। लाइन नंबर 30 पे क्या है कि चार्ज इज़ नॉट इक्वल टू 6, ये चार्ज जो है वो 6 के इक्वल नहीं है। फिर उसमें क्या होगा कि प्लस होगा आपके पास किलोमीटर, उसमें से माइनस जो है वो 5 हो जाएंगे। 5 किलोमीटर जो है वो माइनस हो गए, क्योंकि उनका बिल जो है वो आपको ऊपर ही पड़ गया। उसके बाद वो मल्टीप्लाई होंगे 0.75 के साथ, और इसके जो भी आउटपुट आ रही होगी उसको आपने जो है प्रिंट चार्ज जो है वो करवा देना है। ये बेसिकली प्रोग्राम जो है वो ये है कि अगर तो आपका मतलब 5 किलोमीटर तक आप कोई डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहे हो, तो या 5 किलोमीटर हो या इससे कम हो, तो आपको जो है वो मतलब 6 रुपये जो है वो आपका बिल बनेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 0.75 पर किलोमीटर जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो ये प्रोग्राम बेसिकली ये है, इसकी डिटेल जो है वो नीचे लिखी हुई है। अब अगर तो आपके पास ये प्रोग्राम आता है तो आपने क्या करना है कि आपने इसकी डेफिनेशन, इसका सिंटैक्स, इसका फ्लो चार्ट और इसकी एग्जांपल जो है वो आपने लिख देनी है। इसके बाद है हमारे पास इफ़ देन एल्स। इफ़ देन, अगर तो स्टेटमेंट ट्रू होती है देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। अब एल्स वाला पार्ट जो है वो वरना, यानी कि वो फॉल्स पार्ट है कि अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती देन ये फॉल्स वाला यानी कि एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो।
ये किस तरह से होता है ये देख लेते हैं। द कीवर्ड एल्स इज़ यूज टू स्पेसिफाई टू डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि टू डिफरेंट ऑल्टरनेटिव जो है वो चल रहे हैं, एक इफ़ वाला है और दूसरा एल्स वाला है। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ वाला चलेगा, अगर ट्रू नहीं होती देन एल्स वाला पार्ट जो है वो मतलब एग्जीक्यूट होगा। ये किस पे बेस कर रहा होता है, बेस ऑन अ कंडीशन, यानी कि कंडीशन पे बेस कर रहा होता है। इसमें आपके पास देखें कि इफ़ एक्सप्रेशन, अगर तो एक्सप्रेशन ट्रू है देन जो भी स्टेटमेंट्स है नीचे यानी कि ट्रू टास्क जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स में हमारे पास क्या है, फॉल्स टास्क, यानी कि जो फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसके बाद आगे भी हमारे पास ऐसे ही है कि लाइन नंबर अगर हमने कोई स्पेसिफिक यूज़ करने हैं या जंप करवाना है लाइन नंबर पर या एग्जीक्यूट करवानी है लाइन नंबर, तो हम लाइन नंबर वो नंबर जो है वो आगे लिख देंगे, वरना जो फॉल्स वाला पार्ट होगा वो जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक्सप्रेशन में हमारे पास ऊपर हमारे पास एक ट्रू थी और एक फॉल्स थी, यहाँ पे भी हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक एल्स वाला पार्ट है और एक इफ़ वाला पार्ट है। यहाँ पे एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो जो ट्रू स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, वरना जो फॉल्स स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी। इसमें हमारे पास ये इसका सेंटेक्स ऊपर सेंटेक्स है, ये इसका फ्लो चार्ट है, इसकी डेफिनेशन है तो आपने डेफिनेशन लिखने के बाद सेंटेक्स लिखना है, सेंटेक्स लिखने के बाद आपने जो है वो इसका फ़्लो चार्ट बनाना है। फ़्लो चार्ट बनाने के बाद आपने नीचे जो इसकी एक एग्जांपल बनी हुई है ये दे देनी है। इस एग्जांपल को जो है वो समझ लें। आपके एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में ये है कि अगर तो किसी बच्चे का जो एज है वो 17 से ग्रेटर है तो क्या होगा कि वो कैंडिडेट जो है वो एडमिशन के एलिजिबल होगा, वरना वो एलिजिबल नहीं होगा। ये स्टेट इसमें जो है वो आपने मतलब अपना प्रोग्राम बना के एग्जीक्यूट करवाना। तो सबसे पहले आपने इनपुट जो है वो लेनी है एज। इनपुट एज जो है वो ए में स्टोर हुई हुई है। अगर तो ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 17 होता है, यानी कि ए की जो भी वैल्यू है, जो भी आपने एज दी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 है, देन 30, यानी कि 30 का मतलब 13 लाइन नंबर जो है वो एग्जीक्यूट होगी। 30 लाइन नंबर पे हमारे पास क्या है, कैंडिडेट इज़ एलिजिबल। ये कब होगा, जब एज जो है वो ग्रेटर देन 17 होगी। अगर ऐसा नहीं होता, ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है, तो देन आपके पास एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स में 50 लिखा हुआ है क्योंकि ये 50 लाइन नंबर एग्जीक्यूट करेगा। जो कैंडिडेट है इज़ नॉट एलिजिबल, कि जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं है कि वो एडमिशन ले सके। इसके बाद दोबारा नीचे जो लाइन नंबर 60 है उस पर कहा गया जी अगर आपने दोबारा इनपुट मतलब देनी है, कोई भी एज दोबारा एंटर करनी है तो आप वाई प्रेस करें। जैसे ही आप वाई प्रेस करेंगे तो वो दोबारा से आपको लाइन नंबर 10 पे ले जाएगा, जिस पर आप दोबारा एज जो है वो उसकी एंटर कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपको ये दूसरी एग्जांपल्स भी करवाई गई हैं सारी, मतलब जो इजी एग्जांपल्स थी कुछ बच्चों ने की भी होंगी तो आप वो भी लिख सकते हो। वो भी लिखोगे तो वो वैलिड है, बस वो एग्जीक्यूट हो रही हो उसमें कोई एरर जो है वो ना हो। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब नीचे आ जाएँ आप लूप्स पे। लूप बेसिकली क्या होता है, लूप किसी भी स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज़ होता है, इनके रिपीटेडली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज़ होता है। एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली, यानी कि बार रिपीटेडली का मतलब रेपिटेशन या बार बार। अब लूप जो है, लूप आए, आइट्रेशन आए या रेपिटेशन आए, इसकी डेफिनेशन जो है वो एक ही है, ये ही है। आइट्रेशन भी इसको कहते हैं, इसको लूप भी कहते हैं, इसको रेपिटेशन भी कहते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी आए तो आपने यही डेफिनेशन लिखनी है। और इसके बाद आपने बताना है जी कि लूप जो है वो कौन कौन से होते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो लूप डिस्कस किए गए हैं, एक फॉर नेक्स्ट लूप है और दूसरा वाइल व्हेन लूप है। सबसे पहले फॉर नेक्स्ट लूप। फॉर नेक्स्ट लूप कहाँ कब यूज़ होता है, किस टाइम यूज़ होता है, ये उस टाइम यूज़ होता है जब हमें पहले से पता होता है कि लूप ने कितनी मरतबा जो है वो रिपीट होना है, यानी कि कितने टाइम तक लूप ने रिपीट होना है। हाउ मैनी टाइम्स द लूप मस्ट बी रिपीटेड, कि कब तक लूप ने जो है वो रिपीट होने, ये जब हमें पहले से पता होगा तब जो है ये हम मतलब लूप यूज़ करेंगे। अच्छा जी, इसमें इसका सेंटेक्स, ये डेफिनेशन बताने के बाद आपने इसका सेंटेक्स जो है वो लिखना है कि सेंटेक्स में फॉर वेरिएबल होता है। वेरिएबल जो है वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल मतलब ABCI कोई भी वेरिएबल जो है वो हो सकता है। इज़ इक्वल टू X to Y। एक्स का मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि लूप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। वाई का मतलब कि वो एंड कहाँ पे हो रहा है। ये स्टेप जी जो है, स्टेप जी हमारे पास इंक्रीमेंट है कि कितने का इंक्रीमेंट हो लूप में, मतलब जब लूप चले तो उसमें कितने का इंक्रीमेंट हो। इसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल है। नेक्स्ट वेरिएबल कब यूज़ होता है कि एक दफ़ा लूप चला फिर उसमें नेक्स्ट वेरिएबल, यानी कि उस वेरिएबल में एक ऐड हो जाएंगे, स्टेप जी ऐड हो जाए और फिर जो है वो आगे मूव करे। इसके इंटरप्रिटेशन पे भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इंटरप्रिटेशन जो है वो आप देख लीजिएगा। अब इसके एग्जांपल पे आ जाएगी। इसकी एग्जांपल जो है वो क्या है,
इसके एग्जांपल में जो है वो हमारे पास ये है कि n हमने जो है वो सीक्वेंस प्रिंट आउट करने 100 तक जो भी हमारे पास होंगे उसमें 2 4 6 8 और इस तरह से 100 तक जो है वो हमने जाना है। तो हमारे पास सबसे पहला वेरिएबल है n को हमने ज़ीरो के इक्वल रखा हुआ है क्योंकि ज़ीरो तो हमें नहीं चाहिए, हमें 2 4 6 8 ये वाली वैल्यूज़ चाहिए। अब क्या हुआ कि हमने स्टार्ट किया अपने मतलब फॉर लूप को, फॉर लिखा हमने, आई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है लेकिन 100 पे ख़त्म हो रही है। हमें सीक्वेंस चाहिए 2 4 6 8, ये वाला सीक्वेंस चाहिए। तो 2 से स्टार्ट होगी तो 2 वाला आएगा। 2 से स्टार्ट की हमने, फिर उसमें स्टेप जी जो है वो हमने ऐड भी 2 किया कि एक दफ़ा लूप चले फिर उसमें 2 ऐड हो जाए, यानी कि वन टाइम जब ये लूप चलेगा तो प्रिंट करवाएगा 2। फिर n इज़ इक्वल n प्लस आई, यानी कि जो भी n वेरिएबल है ऊपर जिसकी वैल्यू हमने ज़ीरो रखी हुई है उसमें प्लस आई हो जाए। प्लस आई का मतलब कि वन टाइम जब चलेगा तो ज़ीरो में 2 ऐड होगा तो 2 ही आएगा, फिर नेक्स्ट आई होगा इनके दोबारा ऊपर जाएगा, फिर लूप एग्जीक्यूट होगा। फिर लूप जब एग्जीक्यूट होगा अब n की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, जब उसमें दोबारा फिर प्लस आई होगा तो n की वैल्यू 2 मतलब और प्लस हो जाएगी तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, और फिर दोबारा नीचे आएगा इस तरह से 2 4 6 8 और यहाँ 100 तक जो भी कॉम्बिनेशंस बन रहे होंगे 10 12 14 16 ये वाला जो है वो प्रिंट आउट करवा देगा। नीचे प्रिंट सम ऑफ सीरीज़, क्योंकि सीरीज़ सम ऑफ सीरीज़ जो है ये इन सारी सीरीज़ को जो है वो प्रिंट करवा देगी और इसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास वाइल व्हेन लूप। वाइल व्हेन लूप तब यूज़ होती है जब हमने किसी कंडीशन की बेस पे, यानी कि किसी कंडीशन को फॉल्स करना है तो तब लूप जो है वो रुक जाए, तब हमने जो है वो वाइल व्हेन लूप यूज़ करना है। दी वाइल लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन अंटिल एन एसोसिएटेड कंडीशन बिकम्स फॉल्स, यानी कि जब तक कोई कंडीशन फॉल्स नहीं होती ये लूप जो है वो चलता रहेगा, बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो जब भी हमने किसी लूप को कंडीशन की बेस पे रोकना है तब हमने जो है वाइल व्हेन लूप यूज़ करना है। वाइल व्हेन लूप बेसिकली हमारे पास इसका सिंटैक्स जो है वो वाइल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी कि यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो सकती है, फिर उसकी लूप स्टेटमेंट्स है, फिर वेंड है। और वेंड का मतलब कि जब आपका लूप एंड हो रहा हो तो तब आपने जो है वो एंड लिख देना है, क्योंकि ये एंड से कीवर्ड मिल रहा था इस वजह से इसको वेंड जो है वो कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन, इसका सिंटैक्स और नीचे जो है इसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन है वो आपने लिख देनी है और उसके बाद इसकी एग्जांपल जो है वो लिखनी है। एग्जांपल में हमारे पास n इज़ इक्वल 1 है वाइल n लेस देन इज़ इक्वल टू 10 है। अब n की वैल्यू 1 है और लेस देन इज़ इक्वल टू 10 है, यानी कि n जो है वो 10 से छोटा हो या 10 के बराबर हो, फिर प्रिंट कर दिया जाए n। अब जब वन टाइम लूप चलेगा तो 1 प्रिंट होगा क्योंकि n की वैल्यू जो है 1 है। फिर उसके बाद उसमें n इज़ इक्वल टू n प्लस 1 किया गया, यानी कि n में हर मरतबा 1 प्लस होता जाए। जैसे ऊपर हमने स्टेप जी फोर लूप में किया था कि उसमें जितना 2 का इंक्रीमेंट दे रहा है, अब यहाँ पे हम जो है वो 1 का इंक्रीमेंट दे रहे हैं। तो स्टेप जी इसका जो है ये n इज़ इक्वल n प्लस 1, यानी कि हर टाइम जब लूप चले और उसके बाद जो है इसमें 1 प्लस हो जाए, तो अब इसमें 1 प्लस होगा, यानी कि 1 प्लस हो के n की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 2 की कंडीशन चेक होगी लेस देन इज इक्वल टू 10, फिर प्रिंट करवा देगा n, यानी कि 2 प्रिंट करवा देगा, फिर उसमें 1 प्लस होगा 3 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी। इस तरह से ये चलता जाएगा। कब तक चलेगा? 10 तक चलेगा, यानी कि जब वैल्यू 10 हो जाएगी तब तक ये चलता रहेगा। उसके बाद फिर लूप एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी कि n लेस देन इज इक्वल टू 10 नहीं रहा अब, तो ये लूप जो है वो बंद हो जाएगा। इसके बाद है आपके पास नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप जो है ये एक आसान लूप है जिसमें इसकी डेफिनेशन है जी, लूप इन साइड एंड अदर लूप, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरे लूप का होना जो है वो नेस्टेड लूप कहलाता है। अब ये आपने डेफिनेशन लिखने के बाद इसकी जो है एग्जांपल लिखनी है। एग्जांपल में हमारे पास जो है वो ये सीक्वेंस बनाया गया, ये पैटर्न बेसिकली बनाया गया, जो पैटर्न आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये एस्टरिस्क का पैटर्न जो है ये बनाया गया। इसमें फॉर y इज़ इक्वल टू 5 है, 5 यानी कि 5 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जा रहा है। अब 5 से स्टार्ट हो रहा है 1 तक जा रहा है, स्टेप जी में उसने -1 किया हुआ है। -1 का मतलब कि जब एक दफ़ा लूप चलेगा तो -1 हो जाएगा। अब फर्स्ट टाइम पहले ये लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके अंदर वाला लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। फॉर x इज़ इक्वल 1 टू y, यानी कि y तक जो एग्जीक्यूट होगा। y कितना है यहाँ पे? y जो है वो 5 है, तो फर्स्ट x वाला लूप जो है ये 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। इस वजह से हमें ऊपर जो है वो 5 टाइम्स एस्टरिस्क जो है वो मिलेंगे। फिर इसके नीचे प्रिंट एस्टरिस्क और नेक्स्ट x, ये एक्स वाला लूप जो है ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ऊपर वाला 1 टाइम होगा और अंदर वाला लूप जो है ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। बाहर वाले लूप को आउटर लूप और अंदर वाले लूप को इनर लूप कहते हैं।
अब एक्स वाला हमारे पास इनर लूप है और आउटर जो है वो वाई वाला है। आउटर लूप जो है यानी कि वाई वाला लूप जो है वो 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इंटरनल लूप जो है, इनर लूप जो है वो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उसमें हमारे पास एस्टरिस्क प्रिंट हो रहे हैं। जैसे ये 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ऊपर वाला जो है वो वाई की वैल्यू 5 थी, अब उसमें -1 होगा। अब जैसे -1 होगा इसकी वैल्यू 4 रह जाएगी, एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी कि एक्स 1 2 4 हो जाएगा। जैसे ही एक्स 1 2 4 होगा तो 4 टाइम जो है एक्स वाला लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब 4 दफ़ा एक्स वाला लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर जाके हमें ये 4 टाइम्स लिखे हुए मिले, मतलब प्रिंट हुए मिलेंगे। इसके बाद फिर 3 टाइम, फिर 2 टाइम, इस तरह से ये सर्कल जो है वो चलता रहेगा। अच्छा, ये आपने डेफिनेशन लिखने के बाद इसकी एग्जांपल जो है वो आपने ज़रूर लिखनी है, थोड़ी सी इसमें इंटरप्रिटेशन जो है वो ऐड कर देनी है। और बाकी जो है इसकी जो भी ये एक्सरसाइज है इसको आपने देख लेना है कि इसमें जो है वो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है वो हमने पढ़ी हुई हैं। ये नहीं है कि आपने सिर्फ एमसीक्यूज़ जो है वो ये वाले ही करने हैं, ये वाले भी एमसीक्यूज़ आपने करने हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें जो एमसीक्यूज़ बन रहे हैं वो भी इधर, मतलब इधर से ही आए हैं ना, तो वो सारे जो है वो आपने ध्यान से करने हैं। सो थैंक यू सो मच। यही आपका मतलब रिवीजन लेक्चर था, तो आप इसे देख लीजिएगा और पेपर जो है वो आप अच्छा अटेम्प्ट करिए। सो थैंक यू सो मच।